हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम फल में। हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमारी 7th क्लास है। ठीक है, तो इसमें हमारे यूनिट सेकंड के जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने छोटी छोटी जितनी भी यूनिट थी सब हमने कंप्लीट करा दी है। ठीक है, समथिंग हमारी 6 to 7 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम आज सेकंड यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के भाग 14 में किया गया। तो कैसे याद रहे हम कि राज्य लोक सेवा आयोग, आपको पता है कि पीएससी, एमपीपीएससी हो या कोई भी पीएससी हो, तो पीएससी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो 14-14 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है उनको। ठीक है, वो बोलते हैं कि 14-14 घंटे की पढ़ाई मैं करता हूँ। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो स्टूडेंट हैं वो 14-14 घंटे की पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रहेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो भाग 14 में है। ठीक है, चलिए। संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, सबकी बात की गई है आर्टिकल 315। ठीक है, 315 में जो है वो यूपीएससी और एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी के गठन की बात की गई है। तो पूरी सारे प्रावधान जो है वो आर्टिकल 315 से 323 तक किए गए हैं। ठीक है, तो जो है यूपीएससी स्टेट पीएससी का गठन है 315 आर्टिकल में। इसके सारे प्रावधान किए गए 315 से 323 आर्टिकल के बीच में, सब में अलग अलग, किसी में कार्य है, किसी में प्रतिवेदन है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा का गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया। इसी दिन हमारे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। इसी दिन हमारी एमपीपीएससी की भी स्थापना हुई थी। एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर है इंदौर। ठीक है, एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर है इंदौर। एमपीपीएससी की चेयरमैन कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, तो स्टेट पीएससी का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, वो 6 वर्ष 6 वर्ष या 62, जो दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है, और जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 साल। ठीक है, यूपीएससी का कौन सा है कार्य? ये वाला है यूपीएससी के लिए 6 वर्ष 65 वर्ष जो पहले हो, और ये है स्टेट पीएससी के लिए। ठीक है, चलिए। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या कितनी होती है? राज्य लोक सेवा आयोग की संख्या कितनी होती है? तो ये राज्य सरकार निर्धारित करती है कि कितनी होनी है। ठीक है, सदस्य संख्या। वैसे तो एक अध्यक्ष और इसमें 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अभी अगर बात करें प्रेजेंट में तो एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं। ठीक है, इसके अलावा है राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तों का निर्धारण जो है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक राज्य मानव अधिकार आयोग हो गया और एक राज्य लोक सेवा आयोग हो गया। इनके अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देते हैं राज्यपाल को। नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन कौन? राज्य मानव अधिकार आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। लेकिन अगर बात हटाने की आए तो चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो और चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार राज्य विधानमंडल अधिनियम के द्वारा, मतलब विधानसभा में, विधानमंडल में अधिनियम बना के कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी अगर चेंजेस करने हैं तो। राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। राज्य लोक सेवा से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सेवाओं से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, तो राज्य सेवाओं से संबंधित नियम बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? इसका आंसर होगा राज्य विधानमंडल।
ठीक है। राज्य विधानमंडल के पास है नियम बनाने की शक्ति राज्य सेवाओं से संबंधित। ठीक है। चलिए, राज्य सेवाओं से संबंधित नियम कितने दिनों के लिए विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं? अभी पढ़ा अपन ने, राज्य सरकार बना रही है मतलब विधानमंडल बना रही है। ठीक है। विधानमंडल के समक्ष 14 दिनों के लिए जो है विधानसभा के समक्ष रखा जाता है, 14 दिनों के लिए रखा जाता है। ठीक है। चलिए, एमपीपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर डी वी रैने। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था? तो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल था विनय शंकर दुबे का। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्त के पश्चात जिस नियोजन के लिए पात्र है वह नियोजन है। ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अथवा अध्यक्ष, ठीक है, और इसका होगा संघ सदस्य सरकार के अधीन कोई लाभकारी पद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्त के पश्चात मतलब अगर एमपीपीएससी का जो है राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य अगर रिटायर हो जाता है तो वो कहाँ पे पद धारण कर सकता है? तो वो यूपीएससी का सदस्य अथवा अध्यक्ष बन सकता है, क्योंकि यूपीएससी बड़ी है। तो स्टेट पीएससी का जो भी मेंबर है अगर रिटायर हो जाता है तो वो यूपीएससी का मेंबर या अध्यक्ष बन सकता है, इसके लिए वो पात्र हो सकता है, बाकी कहीं नहीं। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के रूप की सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? तो प्रोफेसर पी गौतम का सबसे छोटा कार्यकाल है। ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का निलंबित करने की शक्ति किसके पास? अभी पढ़ा अपन ने। निलंबित भी कौन करते हैं, हटाते भी कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। सिर्फ नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और इस्तीफा राज्यपाल लेते हैं, रिपोर्ट राज्यपाल लेते हैं। यूपीएससी का संविधान में प्रावधान है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग का किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया? आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है? ये बताया था मैंने स्टार्टिंग में आपको कि स्टेट पीएससी के लिए है 6 साल 62 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए, और यूपीएससी के लिए है 6 साल और 65 साल, दोनों में से जो पहले हो जाए। ठीक है। चलिए, तो इतने क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए और देखते हैं हम। ठीक है। सत्ता प्रत्यायोजन के विरोध का मुख्य केंद्र संसद है, जिसकी जरूरत वस्तुतः भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। यह कथन किसका है? तो ये एपल्वी प्रतिवेदन में ये कथन दिया गया, सत्ता प्रत्यायोजन के विरोध का मुख्य क्षेत्र संसद है। ठीक है। इसके बाद पूछ रहे हैं कि सुमेलित नहीं है, क्या सुमेलित नहीं है? तो बैंकिंग लोकपाल 1995 सही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है, लोकायुक्त 1971 सही है, संसदीय आयोग 1971 जो है वो गलत है। चलिए, आगे देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति का किसकी सिफारिश में से स्वतंत्र भारत से गठित हुई? तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश से जो है स्वतंत्र भारत में गठित हुई। अनुमान समिति की स्थापना की मांग सर्वप्रथम किस भारतीय ने की? अनुमान समिति की स्थापना की मांग, अनुमान समिति मतलब प्राक्कलन समिति वही है। ठीक है। इसकी स्थापना की मांग सर्वप्रथम की थी एस सत्यमूर्ति ने। प्रशासन पर जन नियंत्रण का श्रेष्ठतम तरीका कौन सा है? प्रशासन पर जन नियंत्रण का श्रेष्ठतम तरीका है वापस बुलाने का अधिकार। ठीक है। वापस बुला लो कि अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन है। प्रशासन में कार्यपालिका के नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन क्या है? प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन हो सकता है निष्कासन। ठीक है। उसके बाद है भारत में लोक सेवकों को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण हासिल है? तो लोक सेवक जो होते हैं पब्लिक सर्वेंट, तो संविधान के आर्टिकल 311 में इनको संरक्षण दिया गया है, आर्टिकल 311 में। ठीक है। किस विद्वान ने जनसंपर्क के 4 तत्व बताए हैं? तो मिलेट ने जनसंपर्क के 4 तत्व बताए हैं। चलिए, आगे देखते हैं हम। भारत सरकार के लिए जनसंपर्क का दायित्व कौन निर्वाह करता है? तो भारत सरकार के लिए जनसंपर्क का दायित्व निर्वाह करता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है। नेक्स्ट है, किस समिति ने आकाशवाणी का प्रबंध विभाग के स्थान पर निगम को सौंपने की अनुशंसा की थी? ठीक है। तो किसने की थी? किस समिति ने आकाशवाणी का प्रबंध विभाग के स्थान पर निगम को सौंपने की अनुशंसा की थी? संसदीय समिति ने। किसने की थी? संसदीय समिति ने। चलिए, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? तो याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, 32 के तहत। अगर पूछे हाई कोर्ट रिट जारी करता है तो आर्टिकल 226 के तहत।
ठीक है। अगर हाई कोर्ट जो 5 रिट होते हैं ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, उत्प्रेक्षा, तो क्यू वारंटो, तो ये जो 5 रिट हैं, ठीक है, प्रतिषेध, तो ये कौन जारी करता है? हाई कोर्ट करता है 226 आर्टिकल के तहत, और सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सेम वही अभी पढ़ा अपन ने। हाई कोर्ट न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय रिट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। चलिए, रिट कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो अभी बताई थी मैंने आपको कि कौन सी याचिकाएं मात्र प्रशासन के विरुद्ध ही जारी होती हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश और उत्प्रेषणा, ठीक है, ये जो हैं तीनों जो है प्रशासन कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जाती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, ठीक है। और प्रतिषेध किसमें करते हैं? प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध किसमें करते हैं? और अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा जो है वो कि कोई अगर किसी पद पे है तो उससे ये पूछा जाता है कि आपको इस पद पर रहने का क्या अधिकार है। और प्रतिषेध में बोला जाता है कि अपने अधीनस्थ न्यायालय से कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करें, ठीक है। तो मेन ये 3 जो हैं वो कार्यपालिका के विरुद्ध भी जारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कौन सी याचिकाएं मात्र अधीनस्थ न्यायपालिका के विरुद्ध जारी कर सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो जो कौन सी याचिका है मात्र अधीनस्थ, तो प्रतिषेध अपने अधीनस्थ न्यायालय से बोला जाता है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम ना करें। उत्प्रेषणा में अगर अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है तो उसे अपने से जो है उच्च कोर्ट में है वो उसको भेज दें, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती हैं। कार्यपालिका का या प्रशासनिक अधिकारी को किसी विशिष्ट कार्य को रोकने के लिए जारी लेख है। अगर प्रशासनिक अधिकारी को मतलब अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसको परमादेश जारी किया जाता है कि वो अपने कार्य को ठीक तरीके से करे। अगर सही तरीके से नहीं कर रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी बाह्य कार्य से रोकने के लिए किया गया लेख है। कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी को किसी बाह्य कार्य से रोकने के लिए किया जाने वाला है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपको बाह्य कार्य से रोकने के लिए किया गया है तो इसमें आ जाएगा आपको प्रतिषेध, ठीक है, कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम ना करे। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय को विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए कौन सा लेख है? अधीनस्थ न्यायालय को विशिष्ट कार्य, एक मिनट ना इसको अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अधीनस्थ न्यायालय के लिए, यहाँ पे कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारी की बात हो रही है ना। अधीनस्थ न्यायालय की बात होती तो प्रतिषेध आता। कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी को वह कार्य से रोकने के लिए, ठीक है, किया गया लेख है तो इसमें कौन सा जाएगा? ये निषेधाज्ञा, ये वाला आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि अधीनस्थ न्यायालय को विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए कौन सा जारी लेख है? तो प्रतिषेध है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय के लिए। किस विद्वान ने आर्टिकल 32 के संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है, ठीक है। चलिए, जनसंपर्क का उद्देश्य क्या है? जनसंपर्क का उद्देश्य कार्यक्रम के लिए अनुकूल जनमत तैयार करना। जनसंपर्क का मतलब कि अनुकूल जनमत तैयार करना लोगों के लिए। चलिए, ओम्बड्समैन से आशय क्या है? ठीक है, ओम्बड्समैन से आशय है जन शिकायतों को दूर करने के लिए नियुक्त संसदीय प्रोसिक्यूटर, ठीक है, जन शिकायतों को दूर करने के लिए नियुक्त संसदीय प्रोसिक्यूटर, ठीक है, ओम्बड्समैन। चलिए इसके बाद है प्रतिषेध उत्प्रेषण जारी किए जाते हैं मात्र न्यायिक और अधिन्यायिक अधिकारियों को। मात्र न्यायिक और अधिन्यायिक अधिकारियों को। हर्बिस कार्पस मॉन्डिमस सेट्योट्री क्यू वारंटी किस भाषा के शब्द हैं? तो ये सारे शब्द जो हैं वो अपने जो अभी रिट्स पर है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसी को बोलते हैं हर्बिस कार्पस। तो ये सब लैटिन शब्द हैं, लैटिन भाषा के, ठीक है। लोकतंत्र में कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण लागू करने में निम्नलिखित में से कौन आधार प्रदान करते हैं? ठीक है, तो विधायिका आपूर्ति के लिए मतदान करती है। विधायिका उस जनता का प्रतिनिधित्व करती है जिसके पास प्रभु सत्ता है। राजनीतिक कार्यपालिका विधायिका का ही अंग होती है, ठीक है। तो ये सब है, उसी के पास सभी नीति विषयक मामलों के निर्धारण की शक्ति है। चलिए तो इसमें देखते हैं लोकतंत्र में कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण लागू करने में निम्न में से कौन सा आधार प्रदान किए जाते हैं? कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण लागू करने, तो इसका आंसर होगा विधायिका आपूर्ति के लिए मतदान करती है। विधायिका उस जनता का प्रतिनिधित्व करती है जिसके पास प्रभु सत्ता है। तो दोनों जो हैं वो सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम।
भारत के लोक प्रशासन में संसद का अत्यधिक हस्तक्षेप है। यह किसका कथन है? तो ये है एपलवी रिपोर्ट का। ठीक है, एपलवी रिपोर्ट, भारत के लोक प्रशासन में संसद का अत्यधिक हस्तक्षेप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावशाली साधन है? तो शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना, शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और हटाया जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली साधन है कि शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति भी कर दो और उसको हटाया भी जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है। तो प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण स्वभावतः ही कमजोर और सत्यहीन है होता है। गलत। ठीक है, सही नहीं है पूछा है। सही है। प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण ही कार्य कुशलता और सत्यनिष्ठा का सर्वोत्तम प्रत्यय होती है। सही है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण पर कोई परस्पर व्याघात नहीं है। सही है। जनता की शिकायतों को दूर करने को प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं माना जा सकता है। जनता की शिकायतों को दूर करने को प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं माना जा सकता। ये कथन गलत है। यही कथन, क्यों? जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासन पर नियंत्रण होना चाहिए, इसमें बोला नहीं, मतलब सही नहीं है। तो ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, कौन सी संसदीय समिति प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो संसदीय समिति प्रशासनिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अनुमान समिति, इसको एस्टिमेट कमेटी या प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ शरीर प्राप्त करना। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय रिट जारी करता है कि इसको 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तो इसी का शाब्दिक अर्थ यही होगा। यूके या पार्लियामेंट कमिश्नर कुछ परिस्थितियों में ही नागरिक की शिकायतें ग्रहण कर सकता है। निम्न में से कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? ठीक है, यूके का पार्लियामेंट कमिश्नर केवल कुछ परिस्थितियों में ही नागरिक की शिकायत ग्रहण कर सकता है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं? जब उस संसद का सदस्य निर्दिष्ट करें, जब शिकायत के विषय में अपील के अन्य सब अवसर समाप्त हो गए हों, जब हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर उसकी सिफारिश के लिए हो, जब संबंधित मंत्री यह प्रमाणित करे कि वह संगत अभिलेख को सूचनाएं उपलब्ध करा देगा। तो उसका आंसर 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोक प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की प्रभाविता निम्न में से किन किन पर आश्रित है? सिविल सेवकों और मंत्रियों के बीच संबंध, मंत्रियों के अनुभव और योग्यताएं, देश में विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, सिविल सेवकों की संवैधानिक स्थिति। तो लोक प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण की प्रभाविता किस किस पर आश्रित है? देश में विद्यमान राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप, सिविल सेवकों की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, तो दोनों तीनों 4 सही है। बजट पर बहस प्रशासन पर किस प्रकार का नियंत्रण है? जन नियंत्रण। बजट पर बहस प्रशासन पर किस प्रकार का नियंत्रण है? जन नियंत्रण। निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है? तो प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है, तो किस में रहता है? अधीनस्थ कर्मचारियों के निर्णयों को अनुमोदन करके, समय समय पर समीक्षा के लिए बैठकें करके। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों से प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रह सकता है। कौन कौन से? अधीनस्थ कर्मचारियों के निर्णयों का अनुमोदन करके, समय समय पर समीक्षा के लिए बैठक करके। प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण का साधन नहीं है। ठीक है, तो कार्यपालिका नियंत्रण का साधन नहीं है, प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण का साधन नहीं है। प्रशासकों को नियुक्ति, स्थानांतरण, निष्कासन। ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई। ठीक है, लोकमत से अपील। ठीक है, बजट पर बहस, बजट का कोई संबंध है ही नहीं है इस प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का, तो इस पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, न्यायालय किन परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है? ठीक है, तो न्यायालय किन परिस्थितियों में प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों में हस्तक्षेप कर सकती है? अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, विधि संबंधी त्रुटि, तथ्य का पता लगाने में त्रुटि या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें। किन कारणों से प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण तात्कालिक आवश्यकता बन जाता है? ठीक है, प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण तात्कालिक आवश्यकता बन जाता है कब? जब प्रशासन अगर सत्ता को हथिया लेते, जब प्रशासन सत्ता को हथिया लेगा तो उस पर तात्कालिक जरूरी पड़ जाएगा नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रारंभ निम्न में से किस से हुआ? न्यायिक परिपाटियों से। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रारंभ किससे प्रारंभ हुआ? न्यायिक परिपाटियों से। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हें प्रशासन पर लोक नियंत्रण का साधन नहीं माना जा सकता? ठीक है,
प्रशासन पर लोक नियंत्रण का साधन नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो परामर्श समितियां और संसदीय समितियां, ठीक है, तो इनको प्रशासन पर लोक नियंत्रण का साधन नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलिए। विधायिका अनेक तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, इनमें से कौन सा तरीका ऐसा नहीं है? ठीक है, तो जो है विधायिका अन्य तरीकों से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, इसमें किसी लोक सेवक के विरुद्ध आदेश जारी करना और उसे कुछ करने से रोकना। ठीक है, किसी लोक सेवक के विरुद्ध आदेश जारी करना और उसे करने से रोकना। तो ये इसमें से कौन सा तरीका सही नहीं है पूछा है नियंत्रण रखने का, तो ये सही नहीं है। ठीक है, उसके विरुद्ध आदेश जारी करना, कुछ करने से रोकना। प्रशासक पर कार्यकारी नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावी यंत्र है। ठीक है, तो प्रशासक पर कार्यकारी नियंत्रण का सबसे अधिक प्रभावी यंत्र है तो नियुक्ति और पदमुक्ति की शक्ति। ठीक है, उसको किसको नियुक्त करना है, किसको पदमुक्त करना है, सबसे अच्छा यही तरीका है कार्यकारी को प्रशासक पर कार्यकारी का नियंत्रण करने की। ठीक है, प्रशासन पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एक नागरिक को बहुधा आवश्यक होती है उच्च स्तरीय राजनीतिक चेतना की। ठीक है, प्रशासन पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए एक नागरिक को बहुधा आवश्यक होती है उच्च स्तरीय राजनीति, मतलब उसमें राजनीतिक चेतना होगी किसी भी नागरिक में, तभी तो प्रशासन पर नियंत्रण रख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इस समय भारत में नागरिकों के अभियोग दूर करने वाली विशेषज्ञ संस्था कौन सी है? तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वह नागरिकों के अभियोग दूर करने वाली विशेषज्ञ संस्था होती है। ठीक है, प्राक्कलन समिति किसका अंग है? तो प्राक्कलन समिति सरकारी नियंत्रण का अंग है। ठीक है, एपीएलबी के अनुसार सरकारी प्रशासन अन्य सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों से न केवल बाहर से देखने पर ही वरन उसकी सार्वजनिक प्रकृति तथा उसकी सार्वजनिक जांच की दृष्टि से भी भिन्न है। उसके मतानुसार महत्वपूर्ण तत्व जो लोक प्रशासन को निजी प्रशासन से भिन्न करता है वह है, तो बड़ा हो गया क्वेश्चन, सार्वजनिक जवाबदेहिता हो जाएगी सार्वजनिक। ठीक है, संसदीय कार्यवाही में प्रथम घंटा कहलाता है प्रश्नकाल का। ठीक है, जो 11 से 12 का टाइम होता है वो प्रश्नकाल का होता है, जो 12 से 1 टाइम का जो टाइम होता है वो शून्यकाल का होता है। संसद जब भी बैठती है तो प्रश्नकाल का टाइम होता है सबसे पहले, प्रथम घंटा कौन सा होता है? प्रश्नकाल का होता है, द्वितीय घंटा शून्यकाल का होता है। प्रशासन पर बाहरी नियंत्रण का माध्यम है विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका। विधायक, न्यायिक और कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है वो शाखा की नीति एवं व्यय का नियंत्रण कौन करता है? तो व्यवस्थापिका करती है। ठीक है, कार्यपालिका शाखा की नीति एवं व्यय का नियंत्रण। अनुमान समिति का कार्य मुख्य रूप से है प्रशासन में मितव्ययता एवं कार्यकुशलता के लिए उपाय सुझाना। प्रशासन में मितव्ययता एवं कार्यकुशलता के लिए उपाय सुझाना। ठीक है, लोक संपर्क एक विज्ञान है, इसके द्वारा संगठन यथार्थ रूप में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का तथा सफलता से के लिए आवश्यक जन स्वीकृति तथा अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये रैक्स हॉले ने दी थी। ठीक है, थोड़ा सा ये टफ ही है। संसद में प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार संपूर्ण प्रशासन को सजग रखता है, मतलब संसद में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये अधिकार क्या होगा? संपूर्ण प्रशासन को सजग रखता है, जागरूक रखता है। ठीक है, अवेयर रखता है। आदेशात्मक नियंत्रण है सत्ता। लोक प्रशासन पर नियंत्रण के 3 प्रमुख साधन कौन से हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के सदस्य। अधीनस्थ व्यवस्थापन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के सदस्य। ठीक है, संसद का प्रत्येक नया सत्र किसके साथ प्रारंभ होता है? राष्ट्रपति के भाषण के साथ। ठीक है, ये तो पता ही है आपको, नॉर्मल सी चीज़ है कि संसद का प्रत्येक नया सत्र जो है राष्ट्रपति के भाषण के साथ ही प्रारंभ होता है। जब भी कभी भी सत्र प्रारंभ होता है कोई भी नया। संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल का उद्देश्य होता है सूचना प्राप्त करना, मतलब प्रश्न किए जाते हैं मंत्रियों से मेंबर के द्वारा। ठीक है, किसी भी कार्य के प्रति सूचना प्राप्त करने के लिए। संसदीय नियंत्रण के तरीकों में सबसे लोकप्रिय तरीका कौन सा है? प्रश्नकाल का। ठीक है, संसद नियंत्रण करती है ना कार्यपालिका पर प्रश्न पूछ के। एक निंदा प्रस्ताव क्या होता है? एक निंदा प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, अगर कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा है तो।
चलिए, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का आधार है कानून का शासन। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का आधार क्या है? कानून का शासन। भारतीय विधानमंडल में प्रश्न पूछने में प्रथम बार अनुमति किस वर्ष दी गई थी? तो भारतीय विधानमंडल में प्रश्न पूछने की अनुमति सबसे पहले दी गई थी 1892 में, 1892 के एक्ट में। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को न्यायालय में, अभी बताया था कि न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है उसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। लोक प्रशासन पर किसका नियंत्रण रहता है? लोक प्रशासन में लोकमत का नियंत्रण रहता है। ठीक है। निंदा प्रस्ताव पर मतदान कौन करता है? व्यवस्थापिका के सदस्य। व्यवस्थापिका के सदस्य जो हैं वो मतदान करते हैं निंदा प्रस्ताव, व्यवस्थापिका के सदस्य। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट के मेंबर। केंद्र में सर्वप्रथम लोकपाल, ओम्बड्समैन, जो स्विट्जरलैंड से लिया गया है वर्ड, लोकपाल नाम की संस्था स्थापित करने का सुझाव किसने रखा था? सबसे पहले लोकपाल नाम की संस्था स्थापित करने का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है, फर्स्ट वाले 1966 में आया था। प्रशासन में निम्न में से किस कारण से उत्तरदायी होना पड़ता है? तो व्यवस्थापिका का नियंत्रण के लिए, जनता और मतदाता के लिए, प्रशासनिक अधिकारी गण के लिए, उपरोक्त में से सभी के लिए। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यवस्थापिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग होता है? तो फिलबस्टरिंग। ठीक है। प्रशासनिक नियंत्रण की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं आंतरिक, बाह्य। ठीक है, दोनों, तो दोनों ही हैं, आंतरिक और बाह्य नियंत्रण करने की। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पद स्थापना के लिए सुझाव देने वाले आयोग नाम थे प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त पदों की स्थापना के लिए सुझाव, अभी पढ़ा अपन ने कि लोकपाल लोकायुक्त के लिए किसने सुझाव दिए थे? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ठीक है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से सभी प्रकार के रिकॉर्ड इस बात की जांच पड़ताल के लिए मांगा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार या क्षेत्र से बाहर तो नहीं गया है। इस आदेश को कहा जाता है उत्प्रेषणा। अभी पढ़ाया था मैंने आपको। उत्प्रेषणा का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर कोई भी जो अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई भी रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वो अपने पास मंगा सकता है अगर उस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है तो। ओपन हाउस बैठक संबंधित है भारत सरकार से। प्रजातांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है। शक्ति, यहाँ ये भक्ति लिख गया है, मिसप्रिंट है, ये शक्ति है। ठीक है, जहाँ भी लिखा है जितनी अधिक है नियंत्रण उतना ही आवश्यक है। विचार किसका था? एल.डी. वाइट का। क्या बोला गया था? प्रजातांत्रिक समाज में शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक, किसने बोला था? एल.डी. वाइट ने। अल्ट्रा वायरस का अर्थ है अधिकार से बिना। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। अल्ट्रा वायरस का अर्थ है अधिकार के बिना। ठीक है। कार्यपालिका के ऊपर विधायी नियंत्रण करने में निम्नलिखित में से कौन सी समितियों को नियंत्रण महालेखा परीक्षा से सहायता मिलती है? ठीक है, तो कार्यपालिका के ऊपर विधायी नियंत्रण करने में निम्नलिखित में से कौन सी समितियों को कैग मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षा से सहायता मिलती है? तो दो समितियां हैं, एक लोक लेखा समिति, ठीक है, इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और ये है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 मेंबर होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ही कैग से सहायता मिलती है, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से। ठीक है। लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रमों समिति कौन सदन की समितियां हैं? ठीक है, तो अभी पढ़ाया मैंने आपको, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इन दोनों में लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कार्यपालिका द्वारा सिविल सेवा के नियंत्रण की प्रत्यक्ष आवश्यकता का समर्थन निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं करता? ठीक है, तो कार्यपालिका द्वारा सिविल सेवा के नियंत्रण की प्रत्यक्ष आवश्यकता का समर्थन जो है वो कौन सा कारक नहीं करता? तो सिविल सेवा पर कार्यपालिका के नियंत्रण का परिणाम अंत में यह होता है कि लोक प्रशासन का राजनीतिकरण हो जाता है। ठीक है। प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण की कमजोरियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ठीक है, तो कमजोरियां कौन कौन सी हैं? उनमें भाव परीक्षा की पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, और यह तभी सक्रिय प्रतीत होता है जब प्रशासन उपकरण का दोषी होता है। यह अधिकारिता के अभाव से जुड़े हुए मामले इसके विचार क्षेत्र में नहीं आते। कानूनी गलतियों में यह दखल देता है। तो प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण की कमजोरियां निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रशासन पर न्यायपालिका के नियंत्रण, तो इसका आंसर होगा पहला,
और तीसरा, ठीक है, अधिकारिता के अभाव से जुड़े हुए मामले इसके विचार क्षेत्र में नहीं आते, ठीक है, ये एक प्रकार की कमजोरी है और इसमें भाव परीक्षा की पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय कर्मचारियों में, सरकारी कर्मचारियों में अवचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं को स्थापित किया है। मतलब कुल मिला के ये कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन कौन संस्थाएं आई हैं। आपको कुछ के नाम तो पता ही होंगे, लोकपाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। तो मेन देखते हैं अपन कि सरकारी कर्मचारियों में, ठीक है, अवचार, अनाचार, भ्रष्टाचार और अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं को स्थापित किया है, ठीक है। तो किन किन संस्थाओं को स्थापित किया है, तो इसमें ये 1 3 सॉरी 1 2 और 4, क्योंकि लोकपाल भी तो है ही ना, 1 2 4 तीनों ही आ जाएंगे इसमें। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम में लिपिक वर्गीय नियंत्रण सर्वव्यापी है, ठीक है। तो विभागीय उपक्रम में जो है वो लिपिक वर्गीय नियंत्रण सर्वव्यापी है, ठीक है। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले कहाँ पर पारित हुआ, तो ये महाराष्ट्र में सबसे पहले पारित हुआ था, ठीक है। प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के मुख्य उपकरण है बजट निर्माण, प्रशासकों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही सभी प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण के प्रमुख उपकरण हैं, ठीक है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो हाईकोर्ट को अधिकार प्रदान करता है कि वह मौलिक अधिकार, ठीक है, ये मौलिक अधिकार साधारण अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए रिट जारी करे। पढ़ चुके हैं अपन कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट आर्टिकल 226 रिट जारी करता है, ठीक है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिससे अधिकारियों को कार्यवाही करने से रोका जा सके, ठीक है। न्यायालय द्वारा जारी आदेश जिससे अधिकारियों को कार्यवाही करने से रोका जा सके। तो ये रिट नहीं है, रिट तो सिर्फ 5 ही है, लेकिन ये आदेश है। तो आदेश 5 के अलावा कोई और भी हो सकता है, तो निषेधाज्ञा, ठीक है। चलिए, संसद द्वारा प्रशासन को नियंत्रित करने के साधनों में एक साधन है बजट द्वारा, ठीक है। संसद द्वारा प्रशासन को नियंत्रित करने के साधनों में से एक साधन है, ठीक है, तो बजट द्वारा। प्रश्नकाल प्रारंभ होता है संसद के प्रत्येक दिन का पहला घंटा, पढ़ चुके हैं अपन। किस रिट के द्वारा अधिकारियों को ऐसे काम के लिए निर्देश दिया जाता है जो इनकी कार्य परिधि में अंतर आता है लेकिन वे संपादित नहीं करते। किस रिट के द्वारा अधिकारियों को एक ऐसे काम के लिए निर्देश दिया जाता है जिसकी कार्य परिधि में आता है लेकिन संपादित नहीं करते, ठीक है। तो परमादेश, तो परमादेश में ये इनको अधिकार दिया, मतलब आदेश दिया जाता है कि ये अपने उद्देश्यों का पालन सही ढंग से करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर कार्यकारिणी के नियंत्रण का साधन नहीं है। तो प्रशासन पर कार्यकारिणी के नियंत्रण का साधन नहीं है जनमत। प्रशासन पर कार्यकारिणी के नियंत्रण का जनमत से क्या लेना देना, ठीक है। तो ये नियम बनाने का अधिकार है, लोक सेवा संहिता है, सूत्र एजेंसी है, लेकिन प्रशासन पर कार्यकारिणी के नियंत्रण का साधन जनमत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपबंधों में से कौन से भारत में राज्यों पर संघ के नियंत्रण को सुसाध्य बनाते हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, सहायता अनुदान, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी संवैधानिक उपबंध हैं जो राज्यों पर संघ नियंत्रण को सुसाध्य बनाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित समितियों और रिपोर्ट में से किस एक ने लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है। पढ़ चुके हैं अभी, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ठीक है। चलिए, मुख्यालय क्षेत्र प्रशासन पर नियंत्रण करता है रिपोर्ट द्वारा, ठीक है, प्रशासनिक मैनुअल द्वारा, निरीक्षण द्वारा, जांच द्वारा। तो ये चारों के द्वारा करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रशासन पर नागरिकों के प्रभावी नियंत्रण के लिए साधनों में से निम्न में से कौन से हैं, ठीक है। तो प्रशासन पर नागरिकों के प्रभावी नियंत्रण के साधनों में से कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ही हैं। सार्वजनिक कल्याण समिति का अधिक से अधिक संगठन, ठीक है। बुद्धिजीवियों का आगे आना, राजनीतिक दलों का उत्तरदायी व्यवहार, उपयुक्त स्तरों पर निर्णय की प्रक्रिया में लोगों की साहचर्य, ठीक है, सारे हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद है लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति की स्थापना निम्न में से किसकी संस्तुति पर की गई। तो लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति की स्थापना प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर की गई, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से
निम्न में से किस माध्यमों से प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है? ठीक है, तो 1, 3, 4 प्रशासनिक नीति का निर्माण करके, ठीक है। उसके बाद है अधीनस्थ कर्मचारियों के निर्णयों पर अनुमोदन करके, ठीक है, समय समय पर समीक्षा के लिए बैठकें करके। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है, जिससे प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रारंभ निम्नलिखित में से किससे हुआ? न्यायिक परिपाटियों से, ठीक है। प्रशासनिक तथ्यों के वैधानिक औचित्यों का परीक्षण करना उपरोक्त उद्देश्य निम्न में से किस प्रकार का नियंत्रण है? न्यायिक नियंत्रण, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण का उपकरण नहीं है? आश्वासन समिति। आश्वासन समिति नहीं है कोई लोक प्रशासन पर जन नियंत्रण का उपकरण। आखिरी समय किस वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया था? 2002 में किया गया था, ठीक है। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के संबंध में उपकरण का क्या तात्पर्य है? प्राधिकार का दुरुपयोग। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के संबंध में अपकरण का क्या तात्पर्य? अपकरण का, प्राधिकार का दुरुपयोग, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का उद्देश्य सरकार की नीतियों पर व्यय पर नियंत्रण रखना है। पदाधिकारियों के नियंत्रण का वैधता को निश्चित करता है जिससे नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें, ठीक है। सभी पदाधिकारियों को जनता के नियंत्रण में लाना है। तो इसमें प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या होगा? केवल 2, पदाधिकारियों के कार्यों का वैधता को निश्चित करता है जिससे पदाधिकारियों के अधिकार सुरक्षित रहें, ठीक है। तो हमारे कम से कम 120+ क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं यूनिट 2 से। आई होप आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।